गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबकी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और अगर आप किसी और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि वो एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। सो आई विश यू गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज सुबह के 7 बजे मैं आपको फिर मिल रहा हूँ। सैटरडे, जैसे कि हर सैटरडे आपकी वीकली जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, तो उसी क्लास में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। 18 से 24 जनवरी करंट अफेयर्स हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं कितने टॉपिक्स होंगे, तो यहाँ पे गाइस अराउंड एंड अराउंड आज मैं 30+ आप न्यूज़ कह सकते हैं, 30+ टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के वीक में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट जो मैं आपके साथ हर वीडियो में करता हूं, वो यही है कि प्लीज़ गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखिए। जो भी आपकी करंट अफेयर्स की नोटबुक्स, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं भी बनाए तो एक नोटबुक रखिए। उसमें अपने जो भी आंसर है, क्योंकि हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो अपने एमसीक्यूज में आंसर मार्क कीजिए। देखिए कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। अगर गलत हैं तो ये अपने आप को हमेशा एनालाइज कीजिए कि आंसर गलत क्यों है, क्या गलती हो रही है मेरे से, वो गलती को लिखिए। और अगर सही है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जो आपको नहीं पता थी, आप उसको भी अपने पास हमेशा नोट करके रखिए, ताकि एट दी एंड जब आप एग्जाम से कुछ हफ्ता पहले रिवीजन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता हो कि क्या गलती मैंने की थी, ना कि आप बार बार वीडियो देखिए, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज में स्टार्ट करते हैं हमारी आज की न्यूज और आज का पहला टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म recently in January 2025 was developed by METI, that is Ministry of Electronics and Information Technology, to streamline the business document management and verification। तो कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया जी, आपको मुझे बताना है गाइस। आप सबको आंसर मार्क करना है। देखिए जब भी आप वीडियोस देखते हैं, एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इस टाइम पे आंसर देना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि ये राइट टाइम है टू सी कि क्या आपका गेस्ट वर्क सही होता है कि नहीं होता। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा फाइनल सिलेक्शन है, बट अगर यहाँ पे गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे ना। अगर आप आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे और आप बोलो कोई नहीं पीडीएफ आएगा मैं देख लूंगा, पीडीएफ देखने से कुछ नहीं होने वाला यार। अटेम्प्टेशन जितनी करोगे, जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, अपना डर निकालोगे, उतना ही बेटर तैयारी होगी। ठीक है, तो क्या है जी इसका आंसर? आई होप आप सबने आंसर मार्क किया होगा अपने पास। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, एंटिटी लॉकर। तो दोस्तों हुआ क्या है, देखिए एंटिटी लॉकर नाम का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं डीपीआई। अब देखिए डीपीआई ना एक बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, क्योंकि जब इंडिया ने G20 की समिट ऑर्गेनाइज करवाई थी, उस टाइम पे भी हमारा वन ऑफ द थीम, एक थीम था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़े टाइम में, उसके भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। पर पहले समझते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ है। एंटिटी लॉकर एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने बनाया है, जो कि किसके अंदर काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। नाम क्या है, एंटिटी। एंटिटी वर्ड जनरली कहाँ पे सुनते हो, बिजनेस में सुनते हो। तो वहीं पे काम किया जा रहा है कि जो बिजनेस डॉक्यूमेंट और मैनेजमेंट है, उसकी वेरिफिकेशन आसान हो सके, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर लीजिए, उसके लिए एंटिटी लॉकर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये देखिए, अब देखिए बिजनेस की बात है, तो बिजनेस में सबसे पहले किसकी बात करोगे, कॉर्पोरेट्स की बात करोगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यहाँ पे आएगी। फिर हमने बोला डॉक्यूमेंट और मैनेजमेंट, तो जहाँ जनरली बिजनेसमैन की बात सबसे प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, टैक्सेशन की बात बहुत होती है, तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया आपने। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, बिकॉज आप फॉरेन ट्रेड में भी, फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉरेन कंपनीज भी है इंडिया में, कंपनियां फॉरेन में भी काम कर रही होगी, तो फॉरेन रिजर्व्स के बारे में भी डिस्कस करना होता है, या फिर फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करनी होगी। तो इन सब चीजों को इन तीनों मिनिस्ट्रीज के साथ इस इनिशिएटिव को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, जहां पे देखिए स्टेप्स लाइक वेंडर वेरिफिकेशन, एफएसएसआई कंप्लायंस हो गया, लोन एप्लीकेशन होगी, वो सारा काम यहाँ पे इजी किया जाएगा, और आपकी जो एनुअल फाइलिंग्स होती हैं या फिर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, उनको भी सिंप्लीफाई किया जा रहा है थ्रू दिस स्पेसिफिक इनिशिएटिव ऑफ एंटिटी लॉकर। अब आता हूं वही टर्म जो मैं आपके साथ डिस्कस करता, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपली भाषा में समझिए, एक ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं डिजिटल लेवल पे, क्योंकि नाम है डिजिटल, जिससे कि जो आपका बड़ा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या हो सकती हैं, आधार कार्ड इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक हमने टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था अपार, अपार आईटी है ना, अपार टॉपिक पढ़ा था हमने। अपार आईटी रिसेंटली न्यूज में था, उसको भी डीपीए के फॉर्म में ही गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है। अब अपार क्या है, अपार था वन स्टूडेंट वन आईटी, तो वो भी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीआई,
यूपीआई आपका बहुत बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजी लॉकर, आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल है। तो इसीलिए ये जो वर्ड है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत एम्फेसाइज कर रहा है कि हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इनिशिएटिव डीपीआई का ऑब्जेक्टिव है। आप सिंपली समझना, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा क्रैम्प करने की जरूरत है। आप सिंपली समझो यार, अगर ये ऑब्जेक्टिव बड़ा, कोई बहुत बड़ा गोल फुलफिल कर रहा है गवर्नमेंट का, तो वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आरबीआई ने स्टार्ट की है। आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस जो कि इंडियन रुपी में होती हैं, उसके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट, जिसका नाम है स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। ठीक है, नॉस्त्रो वॉस्त्रो अकाउंट होते तो वैसे ही एक हुआ है स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोला गया है। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा आरबीआई ने रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स किए। तो आपसे मैंने ये पूछा है कि स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो यानी कि लॉन्च कब हुआ था, कब इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो देखिए, स्पेशल रुपीज वॉस्त्रो अकाउंट जो है वो स्टार्ट हुआ था 2022 में। ठीक है, 2022 में। अब समझते हैं क्या होता है स्पेशल रुपीज, नाम रखा है स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट, जो कि आरबीआई ने 2022 में स्टार्ट किया था, ताकि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं वो अपनी करेंसी में करें, यानी कि इंडियन रुपी में करें। हमें पता है कि जनरली जब भी आप फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो क्या यूज किया जाता है, यूएस डॉलर या फिर फॉरेन करेंसीज, उनको जनरली ज्यादा यूज किया जाता है। हम बोलते हैं ना कि आपने फॉरेन ट्रेड करना है, या यूएस डॉलर है आपके पास, डॉलर में करवा लो पेमेंट। अब क्या हम चाहते हैं कि डॉलर क्यों, क्यों नहीं इंडियन रुपी? तो उसी के लिए स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट बनाया, ताकि जो फॉरेन बैंक्स हैं उसमें क्या होता है, फॉरेन बैंक्स अकाउंट ओपन करते हैं किसी इंडियन बैंक के साथ, और उसके थ्रू जो हमारी लोकल करेंसी जिसको हम बोलते हैं इंडियन रुपी, उसमें पेमेंट की जाती है इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है जी। अब आरबीआई ने क्या हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं रिव्यू किया था, उसकी गाइडलाइंस को अमेंड किया था। ठीक है, और उसी के अंतर्गत कुछ अमेंडमेंट जिसमें ये बोला गया था कि अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ऑथराइज रीजनल बैंक्स जो हैं उनको अलाउ करें कि वो अपनी ओवरसीज ब्रांचेस भी जो हैं ओपन करें, और वहां पे इंडियन रुपी अकाउंट्स बने, आईएनआर अकाउंट्स बने। ठीक है, इंडियन रुपी बेस्ड अकाउंट्स बने फॉर द नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, दूसरा था, हम नॉन रेजिडेंट्स को बोलेंगे कि आप इंडियन रुपी बैलेंस जो है, जो आपका स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट या फिर स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट जो है, उसके थ्रू आपकी इंडियन करेंसी में ट्रांजेक्शन करवाई जाए। इंडियन एक्सपोर्टर्स को हम एनेबल करेंगे कि भाई वो फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड जो है उनको सेटल कर सके अपनी ट्रेड ट्रांजेक्शन, यानी कि अपनी ट्रेड को वो अपने जो भी वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसको सेटल कर सके इंडियन करेंसी में। ठीक है जी। उसके बाद आरबीआई ने एग्रीमेंट साइन किया था यार यूएई, इंडोनेशिया और मालदीव्स के साथ, जहां पे अब हम अपनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है हमारी लोकल करेंसी यानी कि इंडियन रुपी में करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर। ओके, दूसरा क्या था, द अपडेट ऑन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इन दिसंबर 2023 अलाउड द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन ऑल फॉरेन करेंसीज इंक्लूडिंग लोकल करेंसीज। तो हर जगह में हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन किया, हर फॉरेन करेंसी में, उसके बीच में हमने लोकल करेंसीज जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडियन रुपी, उसमें भी हमने जो अलाउ कर दिया कि भाई ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रांजेक्शन इंडियन रुपी में भी हो। तो ये था जी अबाउट स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट। अब डिस्कस करते हैं हमारी आज का तीसरा टॉपिक। ठीक है, अब देखिए स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट जो है, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस में से ट्रेड करेगा, इंडियन रुपी में करेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, आई थिंक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज का। तो ये न्यूज आई थिंक हम सबने सुनी होगी, अगर आपके घर वालों में से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं बोनांजा था जो हम लोगों ने सुना ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नया पे कमीशन अनाउंस किया गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, मैंने से पूछा कौन सा पे कमीशन अनाउंस हुआ है, तो आंसर है जी 8th पे कमीशन। ठीक है, आपको एग्जाम में हमेशा देखिए, अगर बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर एग्जाम में क्या इतने हल्के सवाल आते हैं, एग्जाम में तो मुश्किल सवाल आएंगे। देखिए हमेशा हर एग्जाम का एक सेट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, हर एग्जाम में 5 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आसान होंगे ही होंगे, जो कि हर बच्चा कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कट ऑफ भी निकालना, ऐसा कभी नहीं होगा कि 50 में से अगर आपके 50 नंबर का करंट अफेयर्स है तो 50 में सिर्फ 2 बच्चे आए, मुझे तो 2 ही क्वेश्चन आते थे, तो आपने तैयारी नहीं की। अगर आपने तैयारी अच्छी तरह की तो 10-12 क्वेश्चन हर एवरेज स्टूडेंट को आते ही होते, ताकि वो कट ऑफ निकालने के काबिल बने। फिर उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा बहुत ही मुश्किल आएंगे अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाया जा रहा है।
तो 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएंगे जो कि अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी भी की है तो आप एक बार फंसोगे उन क्वेश्चन में। और बाकी क्वेश्चन आते हैं आपकी मीडियम लेवल पे या मॉडरेट लेवल पे, जहां पे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं पैटर्न रहता है, अगर पेपर बहुत मुश्किल लेवल पे भी आता है। बट हमेशा पेपर में आपको कुछ ना कुछ, सबसे पहला काम आपको हमेशा प्रैक्टिस में यही करना होता है कि आप सबसे पहले आसान सवाल ढूंढो, कि यार अगर 50 सवाल है, पहले 10 मिनट लगा के आसान आसान सवाल तो कर लूं, ताकि मैं कट ऑफ निकाल पाऊं। और ऐसे ही सवाल आपको कट ऑफ निकालने में बहुत जल्दी हेल्प भी करते हैं। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये भी आपको नोट करनी चाहिए चीज भी, और इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं 8th पे कमीशन के ऊपर। तो 8th पे कमीशन गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में अप्रूव कर दिया, और देखिए अप्रूव हुआ है। अभी 8th पे कमीशन के ऊपर हमारी कमेटी बैठेगी। तो जनरली कमेटी के, अब यहाँ पे अगर कमेटी बैठ जाती है आपके एग्जाम से पहले, तो जो भी कमेटी को हेड करेंगे वो नेम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंप्लीमेंटेशन कब से हो सकता है? 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि 7th पे कमीशन आपका 2015 में बना था और 2025 में वो एंड होने वाला है। अब 7th पे कमीशन की मैं बात करूं तो 2014 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 2015 से या फिर 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ था, और उनके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस अशोक कुमार माथुर। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी देखिए और बहुत न्यूज़ चल रही है 8 पे कमीशन के ऊपर के डीए का क्या बनेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना पे होगा, क्या प्राइवेट सेक्टर के बराबर का पे हो जाएगा या नहीं होगा। देखो यार वो पॉइंट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं रेलिवेंट? क्योंकि जब तक कमीशन बना ही नहीं, कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन ही नहीं की, ये तो डिमांड है ना कमीशन क्या कर दे। तो जो क्या कर देगा वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होता, क्या कर दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं सेंट्रल पे कमीशन की बात करूं तो सेंट्रल पे कमीशन हर 10 साल के बाद बनते हैं। ठीक है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सेंट्रल पे कमीशन ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो रिव्यू कर सके और रिकमेंड कर सके भाई जो भी पे स्केल है, अलाउंसेस है, पेंशन है, जो भी बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, उनको रिव्यू करने के लिए सेंट्रल पे कमीशन जो है वो बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। विच बेंगलुरु बेस्ड सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म recently received the final approval from the RBI to launch its TREDS platform under the brand name DTX? तो सवाल में ही दो चीजें हैं कि अप्रूवल किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कंपनी कहाँ की है? बेंगलुरु के है। उसके बाद किस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया है, अप्रूवल दिया है, किसके ऊपर? ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार यूनियन बजट, नया बजट तो भी आपका आएगा, तो जो पिछला यूनियन बजट आया था उसमें ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन किया गया था, क्योंकि तब जो ट्रेड्स है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसके ऊपर अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है, तो बताइए जी कौन सी कंपनी है? उसका नाम है जी क्रेडेक्स। ऑप्शन नंबर सी क्रेडेक्स इसका आंसर है। तो क्रेडेक्स ने रिसेंटली अप्रूवल लिया है, आरबीआई ने अप्रूवल दिया क्रेडेक्स को कि वो अपने आप को ऑपरेट कर सकता है ऑन द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डीटेक्स, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीटेक्स, तो क्रेड्स जो है ये 5th प्लेटफॉर्म होगा जिसको कि आरबीआई ने अप्रूव किया है टू ऑपरेट दी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि अब ये पॉइंट कौन से प्लेटफॉर्म तो ज्वाइन कर लेगा? आरएक्सआईएल यानी कि रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एम1 एक्सचेंज हो गया, इनवॉइस स्मार्ट हो गया, C2FO फैक्टरिंग सॉल्यूशंस हो गया। अब क्रेडिट की बात करूं 2015 में बनाया गया था, ये इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म था, जिसका ऑब्जेक्टिव था जो भी इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस है उनको, उनके ऊपर ये फोकस करता होता था। अब ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ये होती है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो भी बिल्स रिसीवेबल होती हैं, ठीक है, यानी कि हर कंपनी के पास ना कुछ एक काइंड ऑफ कह सकते हो इनवॉइस कह लीजिए, उनको एक बिल रिसीवेबल बोला जाता है। ठीक है, अब उन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में आपको उन बिल्स रिसीवेबल के ऊपर, यानी कि जो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिए गए हैं, उनके थ्रू आप अपने आप को फाइनेंस कर सकते हो कि भाई ये देखो मेरे पास पेमेंट आनी है, आप इसको रख लीजिए। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या था? भाई मैंने बोला कि मैं आपको इस तारीख को पैसा दे दूंगा, एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि मैंने बोला मैं आपको इस तारीख को पैसा दे दूंगा, ये मैंने आपको अपना एक प्रॉपर दे दिया, क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट दे दिया, जिसमें रिटर्न में मैंने बोला कि मैं आपको इस तारीख को पैसा दे दूंगा। अब भाई आपको पैसा चाहिए, बैंक बोलेगा कि आपके पास पैसा कैसा आएगा? आपने बोला सर मेरे पास अभी कैश नहीं है, बट मेरे पास ना ये पेमेंट आने वाली है, तो प्लीज मैं आपको, मुझे ये फाइनेंस कर दीजिए, मैं आपको जब पैसा आएगा मैं आपको यहाँ पे अपना यहाँ से पैसा दे दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं वैसे ही काम करता है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट
कहीं ना कहीं सिंपल भाषा में समझा तो इस तरह काम करता है, ठीक है। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एमएसएमईज थ्रू मल्टीपल फाइनेंसेस सो दैट वो शॉर्ट टर्म फंड, देखिए शॉर्ट टर्म फंड्स बाय सेलिंग देयर ट्रेड रिसीवेबल्स एट अ डिस्काउंट कैन बी डन हियर। अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो देखिए ट्रेड्स मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रेड्स में अभी क्या हुआ था, ट्रेड्स की पहले अगर आपने अगर किसी कंपनी ने अपने आप को ट्रेड्स में रजिस्टर करवाना तो पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल जो था वो कितना था, 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपीस। पिछले साल बजट में गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया गया था, तो कितना कर दिया गया था, 250 करोड़ रुपीस। तो अब आपको याद रखना है मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है दोस्तों, वो है 250 करोड़ रुपया अंडर द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है जी, 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स में आ सकती है, दैट इज अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। अब आते हैं जी पहला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्यों आता था, तो RXIL जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था, वाज द फर्स्ट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जिसको कि सिडबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बैंक्स लाइक SBI, ICICI और येस बैंक ने इनको सपोर्ट किया था, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज के ऊपर। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकपाल, देखिए लोकपाल के पहली फाउंडेशन डे मनाया गया है, तो क्या टेन्योर होती है हमारे लोकपाल की, ये मेरा आपसे सवाल है। आप बोल सकते हैं कि स्टैटिक सवाल भी है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि पहला फाउंडेशन डे मनाया गया, चांसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है जी इसका आंसर होता है 5 years और अंटिल 70 years विच एवर इज अर्लियर। अब समझते हैं लोकपाल ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए लोकपाल ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है, ये आपको पता होगा इस मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट फेस कौन थे, अन्ना हजारे जी। तो ये भी आपको क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हु वाज द प्रोमिनेंट फिगर, ठीक है, क्योंकि लोकपाल न्यूज में तो अन्ना हजारे के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए लोकपाल जो है वो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 की जो फर्स्ट फाउंडेशन डे है वो मनाया गया है। अगर मैं लोकपाल की बात करूं तो लोकपाल जो है एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है लीगल बॉडी है अंडर एन एक्ट। तो एक्ट कौन सा है, लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि भाई वो जो भी करप्शंस के इन्वेस्ट एलिगेशंस लगते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है, किनके अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल, सो दैट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेंसी को हम बरकरार रख सके। जो चेयरपर्सन है उनकी जो हमने जो क्वेश्चन पूछा था वही कि चेयरपर्सन की टर्म 5 साल हो सकते हैं या फिर 70 years, जो भी पहले आएगा। कंपोजिशन क्या होता है, देखिए चेयरपर्सन जो है वो कौन हो सकते हैं, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या फिर कोई वो एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। टोटल 8 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 50% मेंबर्स यानी कि 4 मेंबर्स जो हैं वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और रिमेनिंग मेंबर्स जो होंगे वो किसी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को बिलोंग करेंगे, यानी कि SC ST OBC में से हो सकते हैं, या फिर वो माइनॉरिटीज में से हो सकते हैं, या फिर वो वुमेन हो सकती हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द लोकपाल हियर। अब देखिएगा मैं बात करूं 2014 में लोकपाल बना था, ठीक है, इज द की एंटी करप्शन बॉडी टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। तो आपको समझना क्या है, देखिए लोकपाल एक्ट की पहली एनिवर्सरी नहीं है, आप समझना, लोकपाल और या लोकायुक्ता एक्ट की एनिवर्सरी नहीं है, वो 2013 में बन गया था। जो लोकपाल ऑफ इंडिया बने हैं, जो लोकपाल बने थे, उनकी पहला फाउंडेशन डे हमने अब जो है वो मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विच प्लेटफॉर्म रिसेंटली जनवरी 2025 वाज हाईलाइटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द ऑनलाइन लॉजिंग एंड रेजोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स। तो सेबी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे आप अपनी ग्रीवांसीज यानी कि आपके जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करवा सकते हो। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में डिस्कशन किया गया है, गाइस उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्कोर्स, जिसको बोलते हैं सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। तो सेबी का ये बहुत ही प्रोमिनेंट इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सेबी ने जो स्कोर्स प्लेटफॉर्म है वो 2011 में लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि भाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने जो भी कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आगे अपनी कंप्लेंट्स लॉज क्या कहते हैं कंप्लेंट लॉन्च कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद स्कोर्स का सेकंड वर्जन जो है यानी कि स्कोर्स 2.0 अपग्रेडेड वर्जन 2024 में लाया गया था, जहां पे जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन है उसके लिए उसको टाइमलाइन स्टैंडर्डाइज की गई। टाइमलाइन कितने का दिया, 21 कैलेंडर डेज का टाइमलाइन स्टैंडर्डाइज किया गया फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन। और एक
टू टीयर रिव्यू प्रोसेस बनाया गया, जहां पे भाई आपकी अगर आपकी कंप्लेंट जो है, पहली तो उस बॉडी जिसके खिलाफ डेजिग्नेटेड बॉडी है वो देखेगी, अगर नहीं है तो फिर वो सेबी रहेगा सेकंड लेवल पे, ठीक है। तो ताकि कंप्लेंट्स को आप इजीली रिजॉल्व कर सको, क्योंकि हो सकता है ना कुछ कंप्लेंट्स जो है वो कंपनी लेवल पे रिजॉल्व हो जाए, आपने कंप्लेंट डाली कंपनी लेवल पे रिजॉल्व हो सकता है, कहीं पे सेबी को खुद इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए दो टीयर का रिव्यू प्रोसेस भी सेबी ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन फिर सेबी के ऊपर ही है, तो सेबी स्कोर से अब अगली न्यूज के ऊपर आते हैं कि सेबी ने लॉन्च किया कि इनिशिएटिव का नाम है SMREIT, ठीक है, SM रेट। अब आपको मुझे बताना है, देखिए क्या है, कौन सी कंपनी ने ये लाइसेंस रिसीव किया है SM रिट के लिए, जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन दी हाई क्वालिटी कमर्शियल एसेट्स। तो वो कौन सी कंपनी है जी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा, ठीक है, स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा बेसिकली क्या है, एक कंपनी है जिसको 2025 में सेबी ने लाइसेंस दिया टू लॉन्च दी SMREIT। अब REIT क्या होता है? REIT होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो स्मॉल एंड मीडियम साइज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर वहां पे वो लाइसेंस दिया है कि वहां पे अपने रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने कमर्शियल रियल एस्टेट में, यानी कमर्शियल रियल एस्टेट में SMREIT के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हाई क्वालिटी एसेट जो मेजर सिटीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आते हैं कि REIT रेगुलेशंस क्या होती हैं। तो सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रेगुलेशंस है 2014 को थोड़ा सा अपडेट किया था 2024 में, ठीक है, जहां पे उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए भी। सबसे पहले आते हैं कि जब आप इन ऐसे कभी भी रियल एस्टेट ट्रस्ट की बात करोगे तो भाई कितने एसेट की वैल्यू में आप इन्वेस्ट करोगे। तो उन्होंने बोला है कि इन कंपनीज का एसेट वैल्यू शुड बी बिटवीन ₹50 करोड़ टू 500 करोड़, ठीक है जी। ये किन को कवर करेंगे, ये कवर करेंगे दोनों जी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को भी, ठीक है। इट विल कवर बोथ कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, जिसमें अब ये कर होगा कि इसके थ्रू फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है जी। यूनिट्स ऑफ ईच SMREIT schemes are listed on stock exchanges and are fully regulated by सेबी, ताकि जो भाई इन्वेस्टर हैं उनकी प्रोटेक्शन भी रह सके और एक आपकी ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार की जा सके यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज मैं आपके साथ पिछले वीक की करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका था। यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसका इंडिया रिसेंटली मेंबर बना था। तो यही आज आपका एक सरप्राइज भी रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 8 राइट होगा। तो ये गूगली क्वेश्चन पे दोस्तों आपके लिए, मुझे बताना ऑनेस्टली इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चों का 8th क्वेश्चन राइट हुआ था, ऑनेस्टली, ठीक है। यहाँ पे हमको ये नहीं कह रहे कि नहीं सर गलत हो, तो गलत हुआ तो इसका मतलब भाई रिवाइज करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं गलत होना चाहिए था। चलिए, सो कब बना था जी? ये बना था 2014 में। तो हुआ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूएनसीबीडी को, जो कि 2014 में बना था यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर। अगर मैं बात करूं यूएनसीबीडी क्या है, ये एक मैंने बताया था बिग डाटा और डाटा साइंस मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके बारे में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। और जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है जिसके अंतर्गत ये बना हुआ है, वो 1947 में बना था, ठीक है, और उसके 24 मेंबर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, आधार फेस ऑथेंटिकेशन। तो आधार फेस ऑथेंटिकेशन ने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव किया है। तो आपको मुझे बताना कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उस प्लेटफॉर्म पे जो कि माइलस्टोन की तरह मानी जा रही है जनवरी 2025 में। तो कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं जी आधार फेस ऑथेंटिकेशन दोस्तों? तो उसका आंसर है 100 करोड़। 100 करोड़ से ज्यादा आधार फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं आधार फेस ऑथेंटिकेशन की, ठीक है, 50 करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन थी 5 महीने पहले, ठीक है, बट विद इन दिस 5 मंथ्स इतना रैपिड अडॉप्शन किया है, इतना इफेक्टिवली अडॉप्ट किया है कि अब ये 100 करोड़ ट्रांजेक्शन तक को टच कर चुका है, ठीक है। अगर मैं आधार फेस ऑथेंटिकेशन की बात करूंगा तो ये अक्टूबर 2021 में ना स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो कि एक कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज बेस्ड सॉल्यूशन सिस्टम है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिक्योरिटी देनी और एक सीमलेस ट्रांजेक्शन करवाई जाए विद दी हेल्प ऑफ आधार है। आपको पता होगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन को ना कहीं ईपीएफओ भी आजकल यूज कर रहा है इन यूजिंग योर प्रमाण पत्र, जिसको जीवन प्रमाण पत्र बोलते हैं ना। तो जीवन प्रमाण पत्र में भी
फेस ऑथेंटिकेशन यूज की जा रही है, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन वहां पे भी यूज की जा रही है, ताकि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म, अपने घर बैठे बैठे अपने आधार के थ्रू अपनी ऑथेंटिकेशन जो है वो कर सको। अगर आधार की बात करें तो आधार कौन इशू करता है जी? आधार इशू करता है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर मैं बात करूं आधार कितने डिजिट नंबर होता है, तो आधार हमारा एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, और ये भी क्या है, ये भी पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको आज पहले ही न्यूज में, पहले ही क्वेश्चन में हमने बात की थी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको आधार की एग्जांपल दी थी, आपात की एग्जांपल दी थी, इसके साथ साथ हमने दूसरी एग्जांपल क्या पढ़ी थी डीपीए के ऊपर, एंटिटी लॉकर, जिसके बारे में हमने आज क्वेश्चन पढ़ा था। तो यहीं से आपको एक छोटा सा टाइम और करना है, पॉज करो वीडियो को यहाँ पे और फटाफट रिवाइज करो कि हमने एंटिटी लॉकर के बारे में क्या पढ़ा था, किसके अंडर वो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, कौन सी एजेंसीज या मिनिस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, क्या करना चाहता है वो। रिवाइज कर, पॉज करो यहाँ पे। देखिए बहुत बच्चे फटाफट में आगे चले जाएंगे दोस्तों, आगे बढ़ना यार। देखो कभी भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो कभी भी फटाफट में भागने की कोशिश मत करो। अगर आप फटाफट में भागोगे ना तो कभी भी करंट अफेयर्स कवर नहीं हो पाएंगे। हाँ ज्यादा है मुझे पता है, बट जहां पे भी आपको लग रहा है कि इंटर रिलेशन बन रहा है कि यार वो चीज मैंने शायद इसके आसपास कुछ पढ़ा था, स्टॉप करो और उसको रिवाइज करो। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने वीडियो पॉज किया होगा, आपने उस चीज को रिवाइज कर लिया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क सॉरी, और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनको भी आपने इंटीग्रेट किया है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। चलिए नेक्स्ट न्यूज आती है गाइज, रिसेंटली इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है जी। और आपको मुझे बताना है वुमेन सिंगल टाइटल कंसेक्टिवली सेकंड टाइम किसने जीता है। ठीक है, सेकंड टाइम वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, उनका नाम है जी आन से योंग। आन से योंग साउथ कोरिया के, जिन्होंने सेकंड टाइम इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। इंडिया का खुद का परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो बहुत ही बुरा रहा था, क्योंकि पीवी सिंधु फर्स्ट राउंड में बाहर हो चुकी थी, और हमारे जो बैडमिंटन स्टार्स हैं, ठीक है, तो काफ़ी उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आन से योंग ने इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया था पॉनपर चॉच वोंग, ठीक है, पॉनपर चॉच वोंग ऑफ थाईलैंड, और सेकेंड इंडियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल उन्होंने जीता है। इसके अलावा विक्टर एक्सेल्सन ऑफ डेनमार्क, ठीक है, उन्होंने ली च्योक यू ऑफ हांगकांग उनको हराया है, और उनका जो था ये कौन सा था, उनका थर्ड टाइटल था, उनका थर्ड इंडियन ओपन टाइटल था। अगर मैं बात करूं इंडियन ओपन क्या है, तो एक प्रोमिनेंट टूर्नामेंट है जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको करवाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, हु रिसेंटली, ठीक है, हु हैज रिसेंटली फैसिलिटेटेड द अवार्डिंग ऑफ 7 जीआई टैग्स फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देखिए, ये रीसेंट कंटेक्स्ट है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, हु इज पॉपुलरली नोन एज द जीआई मैन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मैन बोला जाता है ऑफ इंडिया, इनको क्या नाम है इनका, राजेंद्र सिंह, रजनीकांत, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, कैलाश सत्यार्थी, या फिर पद्मश्री सुधा मूर्ति। देखिए सुधा मूर्ति नहीं है, सुधा मूर्ति जी जो है वो नारायण मूर्ति जो कि इसरो के इन्फोसिस के फाउंडर, उनकी वाइफ हैं। कैलाश सत्यार्थी जी हमारे ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं बहुत प्रोमिनेंट। एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। अब बचा राजेंद्र सिंह और रजनीकांत, तो क्या है जिसका आंसर, इसका आंसर है मिस्टर रजनीकांत। ठीक है, रजनीकांत जी हमारे साउथ इंडियन सुपरस्टार है, तो यहाँ पे भी ये बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स लाने में मदद कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो पद्मश्री अवार्डी, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री अवार्डी श्री रजनीकांत जी, हु इज ऑल्सो नोन एज द जीआई मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने रिसेंटली 7 जीआई टैग प्रोडक्ट्स जो अंडमान एंड निकोबार हैं उनको कोशिश उनको फैसिलिटेट करवाया ताकि जीआई टैग्स मिल सके। अब ये क्या है, इट इज क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मार्किंग द फर्स्ट टाइम अ यूनियन टेरिटरी अचीव्ड इन अ सिंगल इंस्टांस, के पहली बार है कि सिंगल इंस्टांस में किसी यूनियन टेरिटरी के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब वो 7 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज कभी भी अभी तक हमने देखा है बैंक एग्जामिनेशन में आपसे ये नहीं पूछा गया कि बताइए कौन सा जीआई टैग अंडमान एंड निकोबार का था,
क्योंकि बहुत ज्यादा जीआई टैग्स कंसिस्टेंटली मिलते रहते, तो इतना ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा आपको हर एक जीआई टैग याद रखना है, बट हाँ आपको जीआई टैग्स के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। जैसे जीआई मैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग्स होते क्या है, आपको पता है हर एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन की ना कोई खासियत होती है। जैसे हम बोलते हैं आगरा का पेठा, बोलते हैं ना, तो वो उसको बोला जाता है जीआई टैग्स बेसिकली। ठीक है, ताकि उस रीजन की कोई डिस्टिंक्ट क्वालिटी और यूनिकनेस जो वो प्रोडक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं जीआई टैग। जीआई टैग जो है वो अवार्ड किए जाते हैं अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, जो कि 2003 में इंप्लीमेंट हुआ था। अगर मैं बात करूं जीआई टैग के बारे में, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था। सो फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया वाज गिवन टू दार्जिलिंग टी। ठीक है, फर्स्ट जीआई टैग दिया गया किसको, दार्जिलिंग टी को दिया गया। ठीक है, दार्जिलिंग टी और किस स्टेट को मिला था, वेस्ट बंगाल को मिला था। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पूछा जाता है हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स कौन सी स्टेट के पास है, तो सबसे ज्यादा जीआई टैग कौन सी स्टेट के पास है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ी स्टेट कौन सी, उत्तर प्रदेश, तो उसी के पास ही हाईएस्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स है। इसको फॉलो करता है जी तमिलनाडु। ठीक है जी, तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको, की फैक्ट्स अबाउट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स पता होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, वेयर वाज ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया जी ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, तो वो इनॉग्रेट की गई है जी आपकी गर पंचॉक्ट हिल्स। ठीक है, गर पंचॉक्ट हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनी है वेस्ट बंगाल में गर पंचॉक्ट हिल्स के ऊपर। ठीक है जी, और इसको किसने सेटअप किया, इसको सेटअप किया गया है जी एस एन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसको सेटअप किया है, और ये 6th ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है जी, जैसे कि बाकी कौन सी बनी है, गिरबानी हिल्स इन पुणे, ठीक है जी, लद्दाख में बनी है, आपकी माउंट आबू राजस्थान में बना है, नैनीताल में बना है, और कावलूर में बना है तमिलनाडु। देखिए दो चीजें, एक आता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, एक आता है हमारा स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ने इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी कौन सा था, स्पेस ऑब्जर्वेटरी या फिर स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, वो कौन सी है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट। ठीक है, उसको बोला जाता है एस्ट्रोसेट, जो कि इसरो का ही एक इनिशिएटिव था, एस्ट्रोसेट सैटेलाइट। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आता है जी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ऊपर। तो आपको मुझे बताना, रिसेंटली इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का इंडिया जो है वो जनरल बनाया गया, तो सेक्रेटरी जनरल कौन बनेंगे आईओआरए के लिए, तो इनका नाम है जी संजीव रंजन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मिस्टर संजीव रंजन, उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल फॉर द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है दोस्तों, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है कि वो इकोनॉमिक कॉपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर रीजनल सिक्योरिटी की बात है किस कंट्रीज की, जो कि इंडियन ओशन को बॉर्डर करती हैं। टोटल इसके 23 मेंबर स्टेट्स हैं, जहां पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका मेंबर बने जाते हैं, प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जिसके मेंबर हैं, और उसके 12 डायलॉग पार्टनर हैं, चाइना, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसके डायलॉग पार्टनर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे सेक्रेटरी जनरल कौन है, संजीव रंजन जी हैं। इसके साथ मैं बात करूं प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमने प्रीवियसली कुछ टाइम से पढ़ी, कौन सी थी, हमने पढ़ा था ब्रिक्स। ठीक है जी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आपको मुझे बताना है कि ब्रिक्स में जो नई 5 कंट्रीज, इंडोनेशिया को हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडोनेशिया को भी मेंबर बना ले, यही न्यूज हमने पढ़ा भी था। उसके अलावा आपको मुझे बताना है ब्रिक्स के ना रिसेंटली 5 नए मेंबर्स बने हैं, तो आप मुझे बताइए वो मेंबर्स कौन से हैं, द 5 न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमने कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, बिम्स्टेक पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस आपकी पूरा पूरा साल न्यूज में रहती हैं। बिम्स्टेक, ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये भी हमने पढ़ा था बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने एक पढ़ा था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी रिसेंटली न्यूज में था, तो वो भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव।
ठीक है, क्योंकि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या था, अब वो नए मेंबर्स अपॉइंट कर सकता है। उसका जो बिम्स्टेक का क्या है, बिम्स्टेक का ना पिछली बार बिम्स्टेक चार्टर अप्रूव हुआ है, यानी कि अब बिम्स्टेक भी नए मेंबर्स अपॉइंट कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे इसीलिए कह रहा हूँ ये प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इनके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियन अपॉइंटमेंट्स की बात करूँ तो रिसेंटली जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, उनको ने चेयरमैनशिप अज्यूम की थी ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट एसोसिएशन। ठीक है, इसकी चेयरमैनशिप किसने अज्यूम की थी, क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। चलो दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, भारत क्लाइमेट फॉरम, ये भी मैंने आपसे पिछले न्यूज में पिछले ही वीक डिस्कस किया था भारत क्लाइमेट फॉरम के बारे में। ठीक है जी, सॉरी, भारत क्लीन टेक फॉरम के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं भारत क्लाइमेट फॉरम के ऊपर। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली होस्ट किया है जी आपका भारत क्लाइमेट फॉरम, जो कि एक प्लेटफॉर्म है टू एक्सेलरेट द क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक गोल्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर इंडिजिनियस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग एंड डेलबर्ग एडवाइजर्स। तो रिसेंटली भारत क्लाइमेट फॉरम जो है गाइस वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको होस्ट किया है सेंटर फॉर इंडिजीनियस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग और डेलबर्ग एडवाइजर ने। ऑब्जेक्टिव सिंपल है जी, हम किस तरह से ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि हम फाइनेंस, रिसर्च और इंडस्ट्रीज बना सकते हैं जहां पे हम क्लीन बेस यानी कि क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बेटर कर सके। और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हमारा टारगेट है, हम क्यों क्लीन टेक के ऊपर बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज हमारा एक टारगेट है कि हमें अपने आप को नेट जीरो एमिटर बनाना है बाय द ईयर 2070। और इसके साथ साथ हमें जो अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है उसको लेके जाना है जी 500 गीगावाट तक बाय 2030। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आता है। देखिए, रिसेंटली हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, कौन है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने जब भी प्रेसिडेंटशिप अज्यूम की थी तो उन्होंने साथ के साथ ही बोल दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं रहेगा, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि यूएस ने विड्रॉ किया है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस कंट्री ने विड्रॉ किया है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी थी, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बना था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था 1948 में। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी, वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है उनको कैसे हम हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी बात करता है, और 1948 में बना था। इसके प्रेजेंटली 194 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब देखिए हुआ क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अब रीजन क्या दिया गया, रीजन ये दिया गया है कि भाई कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे ना बहुत ज्यादा मिस हैंडलिंग ऑफ फंड्स की गई थी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर था टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके बहुत ज्यादा हमारे फंड्स को मिस यूटिलाइज किया गया है, इसलिए हम यहां से विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे पता चले। अब क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, देखो इस पे सवाल नहीं का पूछा जाएगा कौन सी कंट्री ने विड्रॉ किया, यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर दूसरा सवाल आपसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही पूछा जा सकता है। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज रिसेंटली इन जनवरी 2025 अवार्डेड द गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट प्राइज 2025 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू क्वांटम कंप्यूटिंग एंड लीडरशिप इन एडवांसिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई रिसेंट अवार्ड्स मिलते हैं तो। दोस्तों, अवार्ड्स में अगर मैं बात करूं, हमने जनरली देखा है बैंकिंग एग्जामिनेशन में अवार्ड एक ऐसी चीज है जहां पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज वो भी प्रोमिनेंट अवार्ड्स तो पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी सिन्हा। तो उर्वशी सिन्हा जो है, प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा, ठीक है, जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर की मेंबर है, उनको रिसेंटली अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज मिला है 2025। कौन देता है जी ये अवार्ड, ये देता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन कैम्ब्रिज। ठीक है जी। अब अगर मैं इनके बारे में बोलूं तो देखिए ये वन ऑफ द 8 अवार्डीज थी जिन्होंने जो 25th एनिवर्सरी अवार्ड की मनाई जाती है उसमें इनको अवार्ड मिला गया है। और इनको अवार्ड क्यों मिला है, फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू क्वांटम कंप्यूटिंग एंड हर ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांसिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजीज।
चलिए अब बात करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो रिसेंटली दोस्तों खो खो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, फर्स्ट एडिशन हुआ था। हमने पढ़ा हुआ था कि फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप में खो खो वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? सलमान खान थे। दोनों के दोनों फर्स्ट एडिशन में, चाहे वो मेंस एडिशन था चाहे वो वुमेन्स एडिशन था, दोनों में विनर कौन है? इंडिया है। तो सिंपल क्वेश्चन कौन है? फर्स्ट एडिशन का विनर कौन था? इंडिया था। तो वो तो बहुत ही इसी सवाल बन जाता। अब थोड़ा सा मैंने आपको घुमाने की कोशिश की यहाँ पे। आपको मुझे बताना है कि खो खो वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मैस्कॉट कौन से हैं। दोस्तों खो खो वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर थे हमारे वीर एंड तेजस एंड तारा। तो तेजस और तारा हमारे मैस्कॉट थे। ठीक है जी। अब खो खो वर्ल्ड कप इनॉग्रेट एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली में 2025 में जनवरी में हुआ है। विनर दोनों इवेंट्स में इंडिया है। ठीक है जी। मेंस ने और वुमेन्स टीम ने किनको हराया? नेपाल को हराया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ ने इनको देवर द ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर खो खो वर्ल्ड कप। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आता है, हु वाज रिसेंटली इन जनवरी 2025 अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन? तो कौन को किसको अपॉइंट किया गया जी चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? उनका आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार मोहंती। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं श्रीमती विद्या किशोर रहकर, ये क्या बनी है? ये हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी डायरेक्टर बनी है। और अगर मैं प्रीति सुदन की बात करूं तो प्रीति सुदन कौन है? ये हमारी यूपीएससी चेयरमैन है, यूपीएससी चेयरमैन है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अजीत कुमार मोहंती जी ने, अजीत कुमार मोहंती जी ने रिसेंटली वो चेयरमैन बने हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। अगर मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करूं दोस्तों तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हमारा 1958 में बना था। और इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो भी पॉलिसीज बनानी है हमारे एटॉमिक एनर्जी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, और जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो भी एक्टिविटीज है वो कौन ओवरसी करता है? बाय द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है जी, विच टू इंडियन कंपनीज फैसिलिटीज वर रिसेंटली इन जनवरी 2025 इंक्लूडेड इन द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो बताना है जी आपको कौन सी दो कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो कौन सी कंपनीज है दोस्तों? वो है जी ऑप्शन नंबर बी, सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो क्या हुआ? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है, 2018 से चल रहा है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकेंजी एंड कंपनी ने स्टार्ट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए नाम ही बता रहा है लाइट हाउस नेटवर्क। तो ये देखता है कि इंडस्ट्रियल वे में किसकी परफॉर्मेंस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत ही बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस और टैलेंट और कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर। तो जनवरी में श्री पेरम्बर, ठीक है, श्री पेरम्बर फैसिलिटी ऑफ सीएट और तिनसुकिया फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस नेटवर्क को ज्वाइन किया है। और सीएट जो है, ठीक है, दिस मेक्स सीएट द फर्स्ट टायर ब्रांड कंपनी टू हैव टू फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेटवर्क विद इट्स हलोल प्लांट बीइंग द फर्स्ट। तो इसमें इसका प्लांट था हलोल प्लांट, वो फर्स्ट था, और सेकंड ये बना है दैट इज दिस श्री पेरम्बर फैसिलिटी ऑफ सीएट लिमिटेड। ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीएट पहला ग्लोबल टायर कंपनी बना जिसके दो इनिशिएटिव इसका पार्ट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर दी स्वार्म ड्रोन्स व्हिच वाज सक्सेसफुली टेस्टेड इन जनवरी 2025? तो उसका नाम क्या है? जो उसका नाम है भर्गवस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भर्गवस्त्र इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भर्गवस्त्र की, तो ये पहला इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि बनाया गया है। ठीक है जी। डेवलप किसने किया है? डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बिकॉज बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है किसने डेवलप किया है। जनरली हम डीआरडीओ का नाम सोचते हैं, बट ये डीआरडीओ ने नहीं, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने स्टार्ट किया है। ठीक है जी। ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो 2.5 किलोमीटर के बेस में हमारे जो भी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है उनको काउंटर कर सकता है। ठीक है जी। और स्वार्म ड्रोन्स बेसिकली क्या, जिसका बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्मार्ट वार फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स, जो कि मल्टीपल ड्रोन्स की तरह कोऑर्डिनेट करता है और एक मिशन की तरह काम करता है टू प्रोवाइड अ प्रॉपर सुपरविजन। चलिए दोस्तों अगला सवाल आता है जी, विच कंट्रीज कंपनी रिसेंटली एंड जनवरी 2025 पार्टनर्ड विद इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? कहां पे? आंध्र प्रदेश में। तो कौन सी कंट्री है जी? कंट्री है हमारी यहाँ पे जापान।
देखिए जो भी चीजें पहली पहली बार हो रही है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन। बिकॉज क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश में कहाँ पे बना है, तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है, औरवकल, औरवकल मेगा इंडस्ट्रियल हब इन कुरनूल, दैट्स इन आंध्र प्रदेश। क्योंकि जब पिछले साल का बजट अनाउंस हुआ था गाइस, तो औरवकल को एक इंडस्ट्रियल हब की तरह प्रमोट करने की बात की गई थी। ठीक है, और क्योंकि आंध्र प्रदेश अभी एक रिसेंटली स्टेट बना, तो आंध्र प्रदेश को स्टेट पैकेज भी दिया गया था। तो अब देख रहे कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। अब क्या है कि पहला, भारत का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रहा है। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड, और जापान फर्म का नाम है यीतुआ माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो थोड़ा सा आपको इस नेम, कंपनी के नेम के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड ऑन दिस थिंग कि वो कंपनी कौन से जिसके साथ पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं विच ऐप वाज लॉन्च रिसेंटली एंड जनवरी 2025 ड्यूरिंग द 77th आर्मी डे सेलिब्रेशंस टू एनेबल पीपल सो दैट दे कुड एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल वार जोन्स इन इंडिया। तो कौन सा है जी इसका आंसर, इसका आंसर है दोस्तों भारत रण भूमि दर्शन। ठीक है जी, तो भारत रण भूमि दर्शन इसका आंसर है। अगर मैं बात करूं तो 77th आर्मी डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है 15th ऑफ जनवरी को। तो 15th ऑफ जनवरी को हमारा आर्मी डे मनाया गया था, और वहां पे एक भारत रण भूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और टूरिज्म दोनों का कोलैबोरेशन है। ठीक है, कोलैबोरेट किया इंडियन आर्मी के साथ, ताकि जो हमारे हिस्टोरिकल वॉर जोन्स हैं उसको एक्सप्लोर किया जा सके। ठीक है जी, पहली बार था इसके साथ आर्मी डे में कि पुणे में आर्मी डे मनाया गया है, और इट वाज आल्सो द थर्ड आर्मी परेड जो कि दिल्ली से बाहर मनाई गई है। थीम क्या थी आर्मी डे की, यानी कि समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि हमारा आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जनवरी 15 से मनाया, जबकि हमारे जो पहले जनरल थे के एम करियप्पा, ठीक है, वो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश कार माने हमारे पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे के एम करियप्पा, तो उनकी कमेमोरेशन के लिए हमारा आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, चलो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि पहली बार है कि नेपाली आर्मी ब्रांड ने पार्टिसिपेट किया था अंडर द आर्मी डे परेड हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंपनी रिसेंटली इन जनवरी 2025 लॉन्च इट्स मैसिव न्यू ग्लेन रॉकेट ऑन इट्स मेडन फ्लाइट अचीविंग इट्स प्राइमरी गोल ऑफ रीचिंग द ऑर्बिट हियर। तो कौन सी कंपनी ने स्टार्ट की है। अब देखो थोड़ा सा अगर आप इसको क्या कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप इसको आराम से समझो तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो दोस्तों, सभी बच्चे इसका आंसर सही दे सकते हैं। तो क्या है जिसका नाम, इसका नाम है ब्लू ओरिजिन जी। स्पेसएक्स कब से फ्लाइट चला रहा है, नासा तो हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि नासा ने तो पता नहीं कितने ही रॉकेट सिस्टम। आंसर कहता है मेडन फ्लाइट दिया है, मेडन फ्लाइट ऑफ रीचिंग ऑर्बिट। ठीक है जी, तो इसका आंसर था ब्लू ओरिजिन हियर। तो ब्लू ओरिजिन जो है वो अमेजोन के फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस, उन्होंने, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसका ऑब्जेक्टिव था उन्होंने अपना न्यू ग्लेन रॉकेट स्टार्ट किया ताकि वो ऑर्बिट तक जा सके। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है, अगर मैं न्यू ग्लेन रॉकेट की बात करूं तो यहाँ पे रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज डिजाइन को जो है वो बेसिकली डिजाइन किया गया था ताकि वो लैंड कर सके, और इसको निक नेम दिया गया था जैकलिन, निक नेम जैकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है जी, जिन्होंने रिसेंटली अपने आप को एक्वायर, ठीक है, रीब्रांड आफ्टर इट्स एक्विजिशन बाय द वारबर्ग पिंकस। तो वारबर्ग पिंकस कंपनी ने इसको एक्वायर किया, तो इसका नया नाम क्या है। एग्जाम देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमें काफी बार पूछे जाते हैं, तो अभी भी चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको बैंकिंग के टर्मिनोलॉजीज में जो भी चीजें लास्ट 3 मंथ्स में हैपन हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रू होम फाइनेंस। तो क्या हुआ, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंसिस ने अपने आप को रीब्रांड किया है ट्रू होम फाइनेंसिंग आफ्टर इट्स एक्विजिशन बाय वारबर्ग पिंकस। ठीक है जी, जिसमें इंक्लूड एंड इट्स को इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो श्रीराम फाइनेंस ने अपना ऑलमोस्ट 84.44% स्टेक जो है वो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंसिंग को दे दिया था, और आगे अब वो भी एक्वायर जो है वो किया गया है। चलिए, हाउ मच मंथली पेंशन वाज रिसेंटली इन जनवरी 2025 अनाउंस्ड बाय द ओडिशा गवर्नमेंट फॉर इंडिविजुअल्स इन प्रेजेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमें पता है कि इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी के बेस पे
उस टाइम पे काफी लोगों को इम्प्रिजन किया गया, तो कहीं ना कहीं उड़ीसा गवर्नमेंट ने ना उनको एक काइंड ऑफ मंथली पेंशन दी है। तो मंथली पेंशन कितने की दी गई है दोस्तों? 20,000 रुपए की। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम मंथली पेंशन देंगे 20,000 रुपए की, जो भी लोग उस टाइम पे प्रेजेंट हुए थे अंडर द इमरजेंसी पीरियड ऑफ 1975 टू 77 अंडर द एक्ट लाइक मेंटेनेंस, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रूल्स है। अब वो किसके लिए दिया गया? ताकि उनको एक तो ऑनर किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके जिन्होंने उस टाइम पे कोई हार्डशिप्स फेस की है। उसके साथ उन्होंने बोला उन्हीं बेनिफिशियरीज को हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है जी, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड बाय सिंगापुर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सेकंड पर्सन बने हैं, फर्स्ट कौन थे? रतन टाटा। तो ठीक है, ये थे फर्स्ट, एंड द पर्सन हु हैज नाउ रिसीव्ड द कंट्रीब्यूशन इज द सेकंड पर्सन। तो सेकंड कौन बने? तरुण दास। ठीक है जी, तो मिस्टर तरुण दास जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उनको रिसेंटली सिंगापुर की ऑनरेरी सिटीजनशिप अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ये सिंगापुर का हाईएस्ट रिकॉग्निशन अवार्ड है फॉर द नॉन सिंगापुरियन पीपल, जो कि सिंगापुर के बाहर के लोग हैं, ताकि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है हमारे उनका उस कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। पहले इंडियन कौन थे? जैसे मैंने आपको बताया, पहले इंडियन थे मिस्टर रतन टाटा, और सेकंड कौन बने? मिस्टर तरुण दास। तो रतन टाटा के बारे में भी देखिए, हमने पढ़ा था रतन टाटा का डिमाइस हुआ है, तो रतन टाटा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन थे। तो कौन से अवार्ड्स मिस्टर रतन टाटा को मिले हैं? तो इसी तरह से जैसे मैंने को बोला ना, हमेशा करंट अफेयर्स को इंटरमिक्स करो। तो ये भी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार बच्चे ना होते हैं, सर आप ही बता दो सर। यार भाई, अगर सब कुछ मैं बोलूँ कि यार मैं ही कर दूँ, हम ही बता देंगे, तो फिर एग्जाम में ना यही प्रॉब्लम होती है कि यार ये तो मेरे को भूल गया। हमने रतन टाटा सर के बारे में पढ़ा है, इसको भी एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, कि रतन टाटा सर की कौन सी बुक और उनको कौन से अवार्ड दिए गए हैं। उसी में एक अवार्ड इसको भी याद रखना, ऑलरेडी सिटीजन अवार्ड जो सिंगापुर ने दिए थे, पहले इंडियन बने थे। ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, हु वाज रिसेंटली इन जनवरी 2025 अवार्डेड दिस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है अपर्णा सेन। अपर्णा सेन जी को अवार्ड मिला है, दैट इज सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड in January 2025 by the West Bengal Film Journalists Associations for recognizing the remarkable contributions to the Indian film इंडस्ट्री एंड बंगाली सिनेमा। हमने जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में भी पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है, जहां पे हमने बोला था पिछले यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल जो थे उनको ऑनर किया गया था। फिर हमने इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पढ़ा, जहां पे हमने बोला था राज कपूर, मोहम्मद रफी, उनको जो है उनकी सक्सेस को उनको सेलिब्रेट किया गया था ड्यूरिंग द इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो जो फिल्म फेस्टिवल्स में प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज न्यूज में है दोस्तों, उनको भी कहीं ना कहीं इंटर एक ना रिलेशन बना लो कि यार अच्छा उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये था। ठीक है, चलिए, तो ये थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। अब हम बात इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिगार्ड्स टू वन लाइनर। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूज, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करूंगा स्कीम्स और रिपोर्ट्स। बहुत ही प्रोमिनेंट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं, डाटा रिलीज हुआ है, और दो बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम जिनके 9 साल जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कौन सा लॉन्च पैड एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर टू सपोर्ट द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो कौन सा लॉन्च पैड है जिसको बोलते हैं थर्ड लॉन्च पैड? तो थर्ड लॉन्च पैड रिसेंटली अप्रूव किया गया है। ठीक है जी, इससे हम क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हैं, सेकेंड लॉन्च या फिर जो हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए थर्ड लॉन्च पैड स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं हमारे स्पेस सिस्टम के बारे में बात करूं, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया ने बोला है कि हमारा भारत अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि इंडिया का खुद का पहला स्पेस स्टेशन कब तक बन जाएगा? बाय 2035। तो ये भी याद रखना, ये भी काफी बार न्यूज में चलता है, भारत अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी हमारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम गाइस दोस्तों रिसेंटली 9 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है जी, सो 9th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम हैज बीन सेलिब्रेटेड। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो कि 2016 में बनी थी,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल क्या था कि हमें एक रॉबस्ट इकोसिस्टम बनाना है। स्टार्टअप का मतलब क्या है कि हमें एक इनोवेटिव और स्टार्टअप सिस्टम बनाना है इंडिया के अंदर। आपको मुझे बताना है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है दोस्तों। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, वो है हमारी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जब मैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड की बात करता हूँ, बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमने पढ़ा था जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हमने पढ़े हैं इनिशिएटिव लाइक ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि भारत का पहला डेमोक्रेटाइज नेटवर्क है, इंडिया फर्स्ट डेमोक्रेटाइज नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स, ओएनडीसी। उसको भी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड कर रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में हमने अभी पिछले क्लासेस में पढ़ा है, तो उसको भी कौन रन करता है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हियर। और अगर मैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बात करूं, तो वो भी कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हियर। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम दोस्तों जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम है, 2016 में स्टार्ट हुई थी अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड हियर। अब स्टार्टअप इंडिया सिस्टम का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था, सिंपल बात है। देखिए अभी भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स को हम लेके बहुत ज्यादा जा रहे हैं, स्टार्टअप्स बेटर बने। इंडिया एक इनोवेटिव सिस्टम है जहां पे हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत खुले और खुल भी रहे हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव 2016 में ये था कि हमें एक बेटर इकोसिस्टम बनाना है, ठीक है दोस्तों, और एक ना इनोवेटिव माइंडसेट बनाना है, नर्चरिंग द इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री, जहां से हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके। ठीक है जी, 19 एक्शन पॉइंट से स्टार्टअप मूवमेंट के अंदर। ठीक है जी, और अगर मैं एक्शन प्लान की बात करूं तो सबसे पहले क्या किया गया, हमने बोला स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना। तो इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले लॉस को सिंप्लीफाई किया गया और एक हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने। तो जहां पे गवर्नमेंट ने बोला स्टार्टअप्स आर अलाउड सो दैट दे कुड सेल्फ सर्टिफाई देयर कंप्लायंस अंडर द 9 लेबर्स एंड 3 एनवायरमेंटल लॉज फॉर द पीरियड ऑफ 3 to 5 years। इन बने के जब भी वो स्टार्टअप्स बननी है तो वो अपना कंप्लायंस जो है वो सेल्फ सर्टिफाई कर सके। फिर स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्लान, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इनिशिएटिव लॉन्च, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरह से वो अपने एप्लीकेशंस को या अपने पेटेंट्स को फाइल कर सकें, अपना ट्रेडमार्क ले सकें अपने डिजाइन्स के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी कि जो अपने ट्रेडमार्क्स उनको रजिस्टर करवा सकें, और आईपी प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में जाके जो स्टैट्यूटरी फीस है वो दे के अपने काइंड ऑफ एक डिजाइन को पेटेंट करवा सके, ठीक है, या ट्रेडमार्क बना सके। फिर गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के फास्ट ट्रैक फॉर्म्स बनाए जहां पे हमें वाइंड अप ऑपरेशन बनाया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है यार, कोई सी बंदे ने कंपनी स्टार्ट की नहीं चली, वाइंड अप भी करवानी है, तो वाइंड अप करने के लिए बोला कि इसको बोलते हैं स्टार्टअप फास्ट ट्रैक फॉर्म्स। ठीक है जी, एनेबलिंग देम टू वाइंड अप ऑपरेशन विद इन 90 days। ठीक है जी, विज 180 days, मतलब ऑपरेशन 90 days, बाकी कंट्रीज के लिए जो होता है वो 180 days होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जी फंडिंग सपोर्ट। इसके अंदर फंडिंग सपोर्ट दी जाती है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम, और इसके अंदर इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी दिया गया था 3 साल के लिए। जो भी रेगुलर स्टार्टअप्स हैं उनको 10 साल एग्जम्प्टेड थे इनकम टैक्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ द 10 years सिंस इट्स इंसेप्शन। यानी कि जब से वो बने हैं 10 साल के अंतर्गत वो 3 साल लगातार इनकम टैक्स का एग्जम्पशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम के ऊपर। अब बात करते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2025, जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसके 2 एडिशन निकलते हैं, एक निकलता है जनवरी में और दूसरा एडिशन आता है जून में। तो अब जनवरी एडिशन निकाला गया है, तो उसके ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। Emerging markets and developing economies have driven 70% of the annual growth since 2000, showcasing their transformative role in global economy. India's growth is expected to decelerate to 6.7% in financial year 24-25, reflecting weak manufacturing and reduced investment. Growth in South Asia is projected to average 6.2% in 25-26, primarily driven by resilient activity in India. और उसके बाद बोला report highlights that global trade restrictions in 2024 were 5 times the 2000 to 2009 average, significantly impacting the global economic growth. तो दोस्तों इसका आंसर पहले आप सब यहाँ पे अगेन आराम से इसको पढ़िए, देखिए इसका क्या आंसर होगा, और मैं चाहता हूं आप हर स्टूडेंट इसका आंसर लगाए, बिकॉज इस तरह के सवाल मैंने कह रहा बहुत ज्यादा आएंगे बट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज बहुत प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स हैं।
तो हुआ क्या, इसका आंसर है जी 2 एंड 3। क्यों है मैं समझाता हूं अभी। देखिए क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कि बताता है कि भाई किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और ये इसका स्पेशल फोकस किस पे होता है, जो कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में स्पेशल फोकस होता है। मैंने आपको बताया था सेमी एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि साल में 2 बार आती है, एक जनवरी में आती है और जून में आती है। तो ये टेबल आपके सामने, इस टेबल को प्लीज चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, आप इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब मैं नहीं बोलूंगा 23, 24, 25, 26 याद करो, पर हाँ 23, 24 मत करो, पर 24, 24, 25, 26 का आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए जो हमारा वर्ल्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो था 2.7%, भारत का ग्रोथ परसेंट 6.7% बोला गया, और ये बोला गया कि हमारे साउथ एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री कौन सी बनेगा, इंडिया बनेगा। एमर्जिंग इकोनॉमीज में बोला गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है इट इज सेट टू बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो 6.7% यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा इन टर्म्स ऑफ एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑल्सो, क्योंकि चाइना का भी 4% है और ब्राजील का भी हमसे कम है। ठीक है, एमर्जिंग मार्केट डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वो ग्रो करेंगे 4.1 से 4%, और साउथ एशिया का 6.2%। अब देखिए साउथ एशिया एडवांस इकोनॉमीज, अगर आप बहुत ही ऐसे सुन रहे आपको लग रहा है नहीं होंगे, ये तो छोड़ दो, बट वर्ल्ड ईएमडीज और इंडिया के बारे में याद रखो। ठीक है जी, अब आते हैं, इसमें ये बोला गया था इस रिपोर्ट में सबसे पहले कि दोस्तों देखिए ग्लोबल इकोनॉमी उन्होंने बोला है कि बहुत ही लो ग्रोथ रेट पे जा रही है। जिस ग्रोथ रेट पे ग्लोबल इकोनॉमी काम कर रही है वो आपकी जो हमें चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल चाहिए उसके अकॉर्डिंगली सफिशिएंट नहीं है। बहुत बार ये बोला गया कि जितनी भी लो इनकम कंट्रीज हैं, कि ज्यादा से ज्यादा जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो भाई अपने आप को मिडिल इनकम कंट्री पे लेके आ ही नहीं पा रही, यानी कि दे आर नॉट ऑन कोर्स टू ग्रेजुएट टू अ मिडिल इनकम स्टेटस बाय इवन 2050 आल्सो। फिर एक उसमें बोला गया कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एक सबसे बड़ा इशू है, क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रही। हाँ कोविड आया या रशिया यूक्रेन वॉर आई, पर उन्होंने बोला एक कारण ये भी है कि बहुत ज्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। कम से कम 5 गुना ट्रेड ट्रांजेक्शन बढ़ी हैं 2000 से लेकर 2019 की एवरेज के अंतर्गत। ठीक है, और इसी के साथ क्या हो रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी 5.9% से 3.5% हो गई थी 2020 में, और अब कितनी हो रही है 2.7%। ठीक है जी, फिर बात करते हैं, क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करता है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना दोस्तों, इन्होंने ना बोला है कि 21वीं सदी यानी कि 21st सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हुआ है। इस क्वार्टर के अंदर हम देखें तो इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने बोला कि इनका जो जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 25% से बढ़ के कितना हो चुका है, 45% हो चुका है। और इन इमर्जिंग मार्केट डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी ना आता है EM3, EMC सॉरी, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज। तो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज टॉप 3 EMCs कौन सी है, उसको बोलते हैं IBC। इंडिया, ब्राजील, चाइना हमारी टॉप 3 परफॉर्मर है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में भी, क्योंकि बोला गया इस रिपोर्ट में कि 60% जो एनुअल ग्रोथ है भाई वो तो इंडिया, चाइना और ब्राजील ने ही ड्राइव कर दिया है, इतना तो उन्होंने ही कंट्रीब्यूट कर दिया है। दूसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इन्होंने बोला कि अगर इन 3 कंट्रीज में 1% ग्रोथ होता है तो वो बाकी वो रिफ्लेक्ट करता है बाकी इमर्जिंग कंट्रीज में 2% ग्रोथ, यानी कि इनका 1% बाकी कंट्रीज का 2% ग्रोथ के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, दूसरा ये बोला गया कि भाई अब क्या हो रहा है कि अब ना इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड कर रही हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के बजाय वो आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड कर रही हैं, तो ऑलमोस्ट 40% ट्रेड जो है वो आपस में ही हो रहा है इन द इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हियर। फिर इंडिया के बारे में बात करो तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि यार भारत का ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्शन किया गया था 6.7% पे, बट यहाँ पे ये भी बोला गया था कि इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन देखिए 8.2% के आसपास चल रहा था, और 2026 के लिए भारत का ग्रोथ प्रोजेक्शन जून में 6.8% था, अब वो 6.7% किया गया है। रीजन यही बोला है कि भाई इंडिया में ना कोविड-19 का इंपैक्ट भी मिला, और कहीं ना कहीं में क्या हुआ कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो स्लो डाउन हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लो डाउन हुआ, तो उसका इंपैक्ट दिखा। बट कहीं ना कहीं इंडिया को अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्यों बोला जा रहा है कि भाई हमारा जो सर्विस सेक्टर है, कहीं ना कहीं जो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में जैसे आपने को बोला MSMEs को हम बूस्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की जो सरकार है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट भी दे रही है। ठीक है, तो उसी के कारण हमारा ग्रोथ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है विच इज 6.7%, जो कि बोला जाएगा इस रिपोर्ट के थ्रू कि हमारा इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है इन टर्म्स ऑफ द मेजर इकोनॉमीज
emerging market economies as well as in the South Asian region. ठीक है दोस्तों, चलिए ये था इस रिपोर्ट के बारे में। इसी के साथ एक रिपोर्ट और निकल के जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि IMF का रिपोर्ट है। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी दोस्तों बेसिकली क्या है, ये भी एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, अब ये सेमी एनुअल रिपोर्ट है। देखिए इसका मतलब क्या, ये साल में 2 बार आती है। कब कब आती है समझना इसको बहुत ध्यान से। ये साल में 2 बार आती है, एक आती है अप्रैल में और दूसरी आती है अक्टूबर में। अब दिमाग में सवाल यह आया कि सर अप्रैल और अक्टूबर में एडिशन आता है, तो जनवरी में क्या आया है? जनवरी में आया है जी अपडेट, यानी कि इन्हीं रिपोर्ट्स पे अपडेट आता है। अप्रैल रिपोर्ट का अपडेट आता है जुलाई के मंथ में और अक्टूबर रिपोर्ट का अपडेट आता है जनवरी में। तो अभी क्या हुआ है, जो अक्टूबर का एडिशन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसका अपडेट जनवरी में प्रोजेक्शंस के थ्रू बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा आपसे बहुत ही सिंपल है कि भाई ग्लोबल ग्रोथ रेट कितना है और इंडिया ग्रोथ रेट कितना है? तो ग्लोबल ग्रोथ रेट है दोस्तों 3.3% और भारत का ग्रोथ रेट बना है 6.5%। देखो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत हमारा ग्रोथ रेट क्या है 6.7% और इकोनॉमिक आउटलुक में क्या है 6.5%। दोनों डाटा मुझे पता है फैक्चुअल है यार, बट याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर पास आने वाला है, क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जैसे मैंने बोला अपडेट आया है, तो बेसिकली ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन बोला है 3.3% का। और इसमें एक चीज याद रखना कि 2019 तक, 2000 से लेके 2019 तक जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल एवरेज, वो ना 3.7% था। अब उससे कम होकर ये 3.3% पे आ चुका है। ठीक है जी, अमर्जिंग कंट्रीज वही 4.2 और 4.3 और इंडिया का ग्रोथ रेट 24, 25, 26 तीनों में ही 6.5% जो है वो प्रिडिक्ट किया है एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ऑफ जनवरी 2025। ठीक है जी, आते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल के ऊपर, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इस स्कीम के भी रिसेंटली 9 साल कंप्लीट हुए हैं। तो आपको मुझे बताना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है ना, वो इनिशियली भाई कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुई थी और बाद में 2018 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपैंड की गई है? ठीक है, फेज 1 में इनिशियली जब 2016 में लॉन्च हुई तो कितनी हुई थी, और 2015-16 में फेज 2 में कितने जगह पे एक्सपैंड की गई थी। उसके बाद ये 2018 में 2018 में ये पैन इंडिया चलाई गई, पैन इंडिया। ठीक है, तो गाइस इनिशियली ये जो थी 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है जी, तो इनिशियली 100 डिस्ट्रिक्ट्स में थे, बाद में 61 मोर डिस्ट्रिक्ट्स में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम है। देखिए ये एक स्कीम जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत स्टार्ट की थी, बट अब ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल स्कीम बन चुकी है, बिकॉज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये प्लीज लिख लेना यार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल इसका क्या था, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव था एक तो हमारी जो सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, यानी कि जो हमारी उसको बोलते हैं फीमेल फॉर्सेड भ्रूण हत्या, उसको कंट्रोल करना है। टू प्रोवाइड बेटर लाइवलीहुड एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू द गर्ल चाइल्ड। तीसरा था हमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो एक तो इसको तुम थोड़ा सा समझोगे कि इंडिया में मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे गर्ल बर्थ नहीं हो रहा, फीमेल फोर्टिसाइड बहुत बड़ा इशू था, उसको कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ क्या था, उसके साथ साथ दूसरा ये चीज थी कि यार अगर लड़की की अगर बर्थ हो गया तो भाई उसको सिक्योर तो करना है ना, कि वो उसकी सिक्योरिटी तो रखनी है ना, कि भाई लड़की ग्रो कर सके, तो वो चीज की गई थी इसके अंतर्गत। और तीसरा है इसको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना गर्ल्स को। तो ये 22 जनवरी 2015 को कहां से स्टार्ट हुई थी, पानीपत से। तो याद रखना कहां से स्टार्ट हुई थी, पानीपत से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। ठीक है जी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये ना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक अम्ब्रेला स्कीम है, मिशन शक्ति।
उसके अंदर सैंपल कंपोनेंट का ये सब पार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इनिशियली ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हुई थी, फिर ये 61 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐड हुई, बट अब ये प्रेजेंटली पूरे इंडिया में रोल आउट हो चुकी है। टारगेट क्या है, देखिए अब समझते हैं, टारगेट पे आने पर थोड़ा सा समझा देता हूं कि इसके एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन से हैं। प्राइमरी फोकस स्कीम का होता है अगर तो कोई जिसको बोल सकते हैं मैरिड हैं या फिर एक्सपेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है जी, एडोलिसेंट चाइल्ड हो चुके हैं, और उसके बाद बोलते हैं हमारी कम्युनिटी। अब इसके अंतर्गत क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो अवेयरनेस के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स करवाई जाती हैं, यानी कि सेल्फी विद डॉटर है, गुड्डा गुड्डी इनिशिएटिव है। गुड्डा गुड्डी इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि भाई कितने लड़के और कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड मैरिज को हमें चाहते हैं कि बंद किया जाए। हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पंचायत में जाके, जहां पे हम उनको जो मेल कम्युनिटी है उनको हम कहीं ना कहीं वुमेन कम्युनिटीज के, यानी कि हमें गर्ल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा अब हमारे यहाँ पे टारगेट क्या है, देखिए मैंने आपको बोला था सेक्स बेस्ड सेक्स एलिमिनेशन, यानी कि सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन को बंद करना है। तो उससे क्या होगा, सेक्स रेशियो एट बर्थ। सो इंप्रूवमेंट करना है जी एट सेक्स रेशियो एट बर्थ, दैट इज बाय 2 पॉइंट्स हर साल, 2 पॉइंट्स से हमें सेक्स रेशियो एट बर्थ को इंप्रूव करना है। हमें जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, मैंने आपको बोला था ना कि भाई सिर्फ पैदा नहीं करना, और हम चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर केयर हो सके, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ाना है एट द रेट ऑफ 95% और अबव। फिर आता है जी प्रेग्नेंट मदर्स के बारे में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर के अंदर पहले 3 महीने के अंदर हम चाहते हैं कि देयर शुड बी 1% इंक्रीज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर। फिर 1% इंक्रीज करना है जी, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना भी है, तो वी वांट 1% इंक्रीज इन एनरोलमेंट एट सेकेंडरी एजुकेशन लेवल एज वेल एज एंड स्किलिंग ऑफ गर्ल्स और वुमेन पर ईयर। फिर देखिए अगर आपने स्कूल में डाला तो डर क्या होता है कि यार ड्रॉप आउट ना हो जाए, लड़के छोड़ ना दे, तो चेक द ड्रॉप आउट रेट ऑल्सो अमंग गर्ल्स एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसके अलावा हमें अवेयरनेस रेज करनी है अबाउट द सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मजा आया होगा सेशन में, काफी चीजें आपने सीखी होंगी, काफी पॉइंट्स अगर आपको नहीं आ रहे तो आपने नोट डाउन भी किए होंगे, जैसा मैं आपके साथ हर सेशन में बोलता हूँ कि जो भी नहीं आ रहा उसको नोट डाउन कीजिए। बाकी दोस्तों एसबीआई के एग्जामिनेशन आपका पास है, तो हमने एसबीआई के एग्जामिनेशन को होलिस्टिकली कवर करने के लिए आपके पास 3 कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। एक है हमारा एसबीआई पीओ के लिए, अगर आपको एक प्रॉपर लाइव क्रैश कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप टीचर्स के साथ आके इंटरेक्ट कर सकते हो, और ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कैटर करेगा। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आप चाहते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करूँ, तो दोस्तों आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के सवाल भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, और आपको 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है जी। और अगर आपको पीओ और क्लरिकल, अगर आपको सिर्फ पीओ की ही टेस्ट प्रैक्टिस करें, तो आपको 10,000 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आया होगा, आपने काफी क्वेश्चंस जो काफी नई चीजें सीखी होंगी। अगर आपने खुद भी तैयारी की है तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा कि यार मेरे को जितने क्वेश्चन आते हैं क्या मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अगर फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मुझे इस न्यूज़ पे डाउट है, तो क्या आप मुझे न्यूज़ समझा सकते हैं, या फिर आप बेटर चीज़ क्या कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर दीजिए ऑन अवर ईमेल आईडी, यानी कि hello@edutab.co.in। इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे किसी भी फैकल्टी से अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या आपको कोई भी इशू है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, और आप चाहते हैं कि एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। So this is all for today's session, guys. Signing off today, and I wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.